मिनिमम डिस्टेंस चोर कितना मेंटेन रखे इनिशियली कि चोर को पकड़ ना पाए पुलिस। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है ये। फटाफट बताओ, कार 1 के लिए इनिशियल कंडीशंस मैंने क्या क्या बताया था। u इज इक्वल टू था अपना v1, मैं 1 लिख देता हूँ इसको। और एक्सेलरेशन a1 कितना था, -a1। और फाइनल वेलोसिटी v1, v1 इज इक्वल टू मैं v-1 बोल देता हूँ। ठीक है, अभी जीरो थोड़ी रिलेटिव निकालेंगे ना। दूसरा कार बी के लिए देख लेते हैं, मतलब कार 2 के लिए। u2 कितना है हमारे पास, v2। a2 कितना है, प्लस का a2। और v2 कितना है हमारे पास, v1 डैश के बराबर ही होना चाहिए। दोनों की स्पीड अगर सेम हो जाएगी तो कभी पकड़ सकते हैं क्या, कभी टच नहीं हो सकते। डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखी है हमें d। क्या रिलेटिव कंडीशंस निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ u12 कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ a12, ये कितना हो जाएगा, -a1 माइनस a2, दैट इज इक्वल टू -a1 प्लस a2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d, हमने रेस्ट में किसको माना है 2 को, तो मूव कौन कर रहा है 1, तो s12 इज इक्वल टू प्लस का d। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। और कुछ इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v12 जीरो हो जाएगा, दोनों सेम है, जीरो हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, v12 का स्क्वायर इज इक्वल टू u12 का स्क्वायर प्लस 2a12 s12। पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। v1 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस हो जाएगा -2 a1 प्लस a2, माइनस क्यों हो गया, बाहर माइनस था मैंने माइनस लगा दिया, और इनटू d, मुझे d की वैल्यू निकालनी थी, इस सबको एक साइड लेकर आ जाओ। d इज इक्वल टू बन गया v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a1 प्लस a2। मतलब अगर बेटा ये इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, ये कंडीशन मैंने क्या सॉल्व की है, जिस वक्त वो फाइनली टच कर गए, मतलब डी की वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, मतलब ये हमेशा डी की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। आंसर था, आसान सा क्वेश्चन। हाँ तो क्या हो गया, होल स्क्वायर ही तो है, होल स्क्वायर ही तो आ रहा है, उससे फर्क ही क्या पड़ रहा है v1 v2 से। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, इसे एज अ ट्रिक भी याद रख सकते हो आप लोग। इसके क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकते हैं चोर पुलिस वाले, बट अगेन रिकमेंडेशन मत याद रखो, बेटर है। ये याद रखना, कभी यहाँ पर गलती मत करना, अगर ये 1 2 निकाला है तो सारे 1 2 ही होने चाहिए, ऐसा मत कर देना किसी को 2 1 निकाल दो, ये मिस्टेक मत करना, फिर सारे 1 2 होने चाहिए। ठीक है, आगे समझ, पक्का। अब अपन आज नया गेम स्टार्ट करने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत मजा आएगा। पढ़ा है किसी ने पहले, हाँ, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम है वैसे। सर्क्यूलर जो है ना वो अपना, इसमें भी शीट में मैंने 5th चैप्टर डलवाया हुआ है, अपन पढ़ेंगे उसको उसके बाद। सर्कुलर मोशन चैप्टर अपन पढ़ते हैं रोटेशन से जस्ट पहले। ठीक है, क्या हुआ, अलग चैप्टर ही है, इसमें भी अलग करवा रखा है मैंने, शीट में भी आपके वर्कशीट जो है ना उसमें भी अलग। इनफैक्ट आप बुक में भी देखोगे तो अलग दे रखा होगा, सारे बुक्स में अलग दे रखा है, एनसीईआरटी ने बस दोनों को साथ में दे रखा है, बाकी सब अलग देते हैं। एनसीईआरटी एक्चुअली में हर चीज़ों को यूनिफाइड करने के काम के लिए बेटर है। आप लोगों को मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं खुद 11th क्लास में था तो इन चीज़ों को सीखता था, सीखने के बाद एनसीईआरटी पे अप्लाई करने की कोशिश करता था, पढ़ा एनसीईआरटी जितना आता था सब भूल जाता था मैं। बहुत अजीब सी बुक बना रखी है एनसीईआरटी को।
कम से कम 2 से 3 बार, मतलब आपके सारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और जबकि बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक है, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए मुश्किल है, रिवीजन के लिए उससे अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती एनसीईआरटी से अच्छी। इसीलिए बोलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, एक्सेप्ट जेई एडवांस, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट टूल। आप सोचो यूपीएससी तक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है बस। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, कंसेप्ट एक बार आना चाहिए अच्छे से। चलो, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम डालो। मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अच्छा बच्चों, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका मुझे? एनीवन? 1 डायमेंशन मोशन का कोई एग्जांपल? दैट मीन्स ट्रेन का चलना बोल सकते हैं। 2 डायमेंशन मोशन, ह्यूमंस चल रहे हैं, हम लोग 2 डायमेंशन में ही चलते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस दोनों। 3 डायमेंशनल मोशन। या फिर एक मक्खी का एग्जांपल भी दे सकता हूँ, फ्लाई, है ना, जो उड़ सकता हो। ह्यूमंस के लिए क्या 3 डायमेंशन एग्जांपल लोगे? नहीं, तो गिरने के लिए ऊपर जाना भी तो पड़ेगा। गिरोगे तो फिर गिरोगे तो 1 डायमेंशन मोशन ही करोगे। टू डायमेंशन ही तो, 3 कैसे हुआ? हवा में थोड़ी उड़ सकते हैं। ग्राउंड पे तो भागेंगे, 2 एक्सिस के बीच में तो भाग सकते हैं, ऊपर थोड़ी उड़ सकते हैं। अब बेटा, अब ऐसा अजीब सी लिफ्ट तुम लेकर आ गए जैसे उछल उछल के कहीं पे भी जा रही है, तो अलग बात हो गई, वरना वो 2 डायमेंशन मोशन ही होता है। तो अभी अपन एक जनरल मोशन पढ़ने वाले हैं जो अपन जमीन पे देखते हैं जनरली हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम 2 डायमेंशन मोशन। अब मुझे फटाफट बताओ, इसकी मैंने नींव आप लोगों के लिए पहले ही रख दी थी, पहले ही आप लोग को इसके बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ। मैंने एक स्टोन को थ्रो किया बच्चों, ध्यान से देखो इधर, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक स्टोन को थ्रो किया, तो वो स्टोन एक्चुअली में कुछ ऐसा ही तो जाएगा, प्रैक्टिकल तो ऐसा जाएगा। अगर मैंने ऐसे करके फेंक दिया, मतलब कि इस डायरेक्शन में फेंका था u वेलोसिटी से, और ग्राउंड से इसका एंगल क्या था बच्चों? थीटा। थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो रियलिटी में तो ऐसा ही जाएगा। वापस गिरा ये ग्राउंड पर, तो बताओ जब ये ग्राउंड पे गिर रहा है तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर ये ग्राउंड पे वापस गिर गया फाइनली, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 0। सबको ये बात क्लियर है? y डायरेक्शन मतलब देखो, y डायरेक्शन में तो वापस इसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं ना, इसका तो मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवाई है। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम इसमें नाम देते हैं r, बोलते हैं इसे रेंज, ठीक है, इसे बोला जाता है रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताओ कि इसमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है इस पर पर्टिकुलर कहीं पर भी? एक्सेलरेशन तब लगता है जब कोई फोर्स एप्लीकेबल हो, जैसे अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होता है, तो एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। क्या इस बॉल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है एक्स डायरेक्शन में? नहीं लग रहा। अगर लग रहा होता तो ये बॉल कंटिन्यू जाती ही रहती, कभी रुकती नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें कहीं नहीं लग रहा है, तो यानी ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? आपको जब मैं एक्स डायरेक्शन बोलता हूँ तो सिर्फ इस डायरेक्शन को सोचो, वाई डायरेक्शन बोलता हूँ सिर्फ इस डायरेक्शन को सोचो, इसके अलावा कुछ मत देखो कि ये पार्टिकल जा कैसे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? हमेशा अर्थ नीचे खींच रही है, मतलब इसमें क्या लूंगा हमेशा, -g। क्या ये दोनों बात क्लियर है अच्छे से सबको? एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से क्या लेना देना है? एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से कोई लेना देना थोड़ी है। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो 0 है, ट्रेन तो मूव कर रही है ना।
एक्सेलरेशन का लेना देना है फोर्स से। अगर किसी बॉडी पर फोर्स एप्लीकेबल है तो एक्सेलरेशन होता है। कहीं भी नहीं था, एक्सेलरेशन होता तो बेटा ये एक्स डायरेक्शन में जाता ही जाता, कभी रुकता ही नहीं। क्यों रुकता? फिर तो मैं इस मार्कर को हल्की सी वेलोसिटी से फेंकूंगा, उस दीवार से जाकर टकराएगी। एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में तभी तो। जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन का मतलब ऐसे समझो कि आयरन का पेन है, सामने मैग्नेट लगा रखा पूरे वॉल पे, मैं इसको जैसे थ्रो करूंगा ये जाके वॉल से मतलब कंपलसरी टकराएगा। क्यों? क्योंकि वॉल इसे खींच रही थी, फोर्स लगा रही थी, मैग्नेट था वो। तो बच्चों जब फोर्स लग रहा था तो उसने इस पे एक्सेलरेशन भी लगाया, इस वजह से उससे जाके कोलाइड हुई। लाइफ में कभी ऐसा होता है क्या? रबड़ की बॉल को कौन खींच रहा है उस तरफ? कोई नहीं खींच रहा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस। एक बात बताओ, मैं पूछता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसने प्रॉपर यहाँ तक आने में टाइम टी लिया, कब ये टी हो गया होगा? जब इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया हो, तभी तो टी हुआ है। ऐसी कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें समझनी है अपन को। अब एक लास्ट चीज, फाइनल चीज, हमें इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ने हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यू एक्स कितना होगा? कंपोनेंट तोड़ना सिखाया था मैंने सबको, याद है? जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आता है? कॉस। थीटा किधर दिख रहा है? इधर। तो ये क्या हो गया? तो यू कॉस थीटा। दूसरा किधर टूटेगा? ऊपर या नीचे? वाई तो ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो किस तरफ तोड़ना चाहिए? क्यों नालायक हो? ऊपर टूटेगा ना, जिन दो एक्सिस के बीच में आता है उधर तोड़ते हैं ना अपन। याद है मैंने ये एग्जांपल देके बताया था। इस वाले फोर्स को किधर तोड़ोगे? एक तो y की तरफ और एक माइनस एक्स की तरफ, जिन दो एक्सिस के बीच में आता है उसमें तोड़ा जाता है। ये कौन से एक्सिस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इधर की तरफ u cos थीटा, इधर की तरफ u sin थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो अब बताओ ux की वैल्यू कितनी है? x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो पहले इसे नोट करो, इन्हें कहा जाता है बाउंड्री कंडीशन। जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया ना, इसे बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। थ्रू आउट द मोशन कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी चीजें अपन इधर उधर चेंज करते रहेंगे, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। पहले इसे नोट करो। हाँ बिल्कुल, डायग्राम बनाना है। मोशन इन अ प्लेन, इसको पर्टिकुलर बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन, नहीं, मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। ये तो पर्टिकुलर उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम्म। आज बहुत से बच्चे गायब लग रहे हैं मुझे ऑनलाइन में। ये इतने ही आते थे शायद, इतने ही आते थे या गायब हैं? एक तो शायद ओजस्वी गायब है आज। हाँ वो भी गायब है। हम्म। तीन तो बच्चे एक गायब तो गाना तो हैं। अच्छा, चलो कोई ना, जिनका छूट गया उनका ये बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। स्वानी भी काफी इरेगुलर रहती है, इसका क्या है? कर लिया है नोट?
सर डन। चलो सबसे पहले इसमें बच्चों मैं निकालना चाहता हूं, पहला सब टॉपिक डालो इसके अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये याद रखना, मैं जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपके स्कूल में कंफर्म आएगी ये वाली डेरिवेशन, जैसे मैंने उसके लिए बताया था ना, वैसे ये वाली डेरिवेशन कंफर्म आएगी, ये स्कूल वालों की फेवरेट है। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताओ मुझे, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। तो इसके लिए कोई एक स्पेशल चीज मुझे निकालनी पड़ेगी कि उस कंडीशन में, चाहे एक्स डायरेक्शन में चाहे वाई डायरेक्शन में, कोई चेंज है जो हमें पता है। देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है आर, वेरिएबल है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेक करो, जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हाइट पर वापस आ गया, तो यानी कि एस वाई कितना होना चाहिए, 0, तभी तो सेम हाइट पे वापस आएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू 0 ले लूँ, बाकी वाई की दो चीज़ें मुझे पहले से पता थी, तीसरा ही तो मुझे फाइंड करना था, तो क्या मुझे टाइम मिल जाएगा। तो देखो एस वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ये तीन वैल्यूज है मेरे पास। अब मैं निकालना चाहता हूँ टाइम, तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला जानते हो क्या। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बच्चों इसमें से टी कॉमन लिया, अंदर बच गया यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी। अब यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगे, ठीक है। या तो होगा मेरा t इज इक्वल टू 0, या फिर मेरा होगा u साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू 0। आया ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, तो ये बन गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई मेरे पास, t इज इक्वल टू क्या बन गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक दूसरी बात, मेरे पास एक और आंसर आया था t इज इक्वल टू 0, ये क्यों आया था। आपने इस क्वेश्चन से क्या पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब थी, दो कंडीशन में थी ना, एक तो तब भी तो थी जब मोशन स्टार्ट हुआ था, ये तो दोनों आंसर बताएगा। t इज इक्वल टू 0 पे भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था ना, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे भी था, और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी पर भी था, ठीक है। क्लियर। अब थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगवाना चाहता हूँ अगले केस के लिए। तो हम मतलब ये डेरिवेशन है और हमें फॉर्मूला नहीं, वो मैं बाद में बात करूंगा, रुक जाओ अभी पहले इसके तीन पार्ट हैं, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरा है मैक्सिमम हाइट, तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तीनों चीज निकालनी होती है हमें इसमें। कोई मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलेगा, जिसको भी नहीं समझ आया मुझसे तुरंत पूछ लेना। इसके लिए एक और स्पेशल चीज़ है कि आज समझोगे, घर जाते जाते भूल जाओगे क्या किया था हमने इसको। बेटा एस वाई 0, बाकी दो तो बाउंड्री कंडीशन ही थी ना, मुझे तीन ही वैल्यूज तो चाहिए होती है फॉर्मूला लगाने के लिए, मैंने यही तो कहा था। तो दो तो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है, देखो दो बाउंड्री कंडीशन तो है ना मेरे पास पहले से, एक ही वैल्यू तो और चाहिए मुझे। और जैसे ही मुझे मिल गया, तो बेटा ये मोशन इन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ही तो लगाया अपन ने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
वाई डायरेक्शन में इसलिए वाई लगा दिया नीचे, बाकी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगाया, ठीक है। जो थ्रू आउट द मोशन कभी चेंज नहीं होगी। बाउंड्री कंडीशन का मतलब जो स्टार्टिंग से लास्ट तक, एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कभी चेंज हो सकती है? कभी चेंज नहीं होगी। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कभी चेंज हो सकता है? ना एक्स डायरेक्शन में, ना इनिशियल वेलोसिटी, ना एक्स डायरेक्शन। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। ये मोशन में कभी चेंज होंगे ही नहीं, ठीक है। थ्रू आउट द मोशन कभी चेंज नहीं होगा। 2D। अच्छा ये बताओ फिर, टाइम को नेक्स्ट डायमेंशन क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो फोर्थ डायमेंशन इज टाइम? अच्छा किसने बताया था कि टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन? आइंस्टाइन ने बताया था। उन्होंने एक कर्व भी बना के दिया था, सीटी कर्व। जैसे आप 3 डायमेंशन पढ़ते हो ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, उसमें एक फोर्थ एक्सेस भी था, सीटी। तो टाइम, टाइम को क्यों बोला गया नेक्स्ट फोर्थ डायमेंशन? जैसे एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अर्थ का सेकंड जो स्टार है, मतलब फर्स्ट स्टार तो सन हो गया, सेकंड स्टार हमसे कितना दूर है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी भी बोलते हैं उसे। कितनी दूर है वो? अराउंड 4.2 लाइट ईयर दूर है वो हमसे। 4.2 लाइट ईयर दूर है हमसे। तो बच्चे इस बात को देखो, मैं ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं लाइट की वेलोसिटी से चलता हूँ तो मुझे वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 4.2 ईयर्स। 4.2 ईयर्स, ईयर क्या है? टाइम ही तो है। मतलब डिस्टेंस को मैं किससे नाप रहा हूँ? टाइम से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई एक प्लेनेट है जो हमसे 10 लाइट ईयर्स दूर है, तो वहां तक हर लाइट को जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 ईयर्स। तो आपने इसको किस में काउंट किया, डिस्टेंस को? टाइम में, इसलिए टाइम को फोर्थ क्वाड्रेंट माना गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ से मुझे इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल जाना है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोलोगे बस यहाँ से बाहर निकल जाओ, 2 मिनट का रास्ता है। कहाँ से आया है मिनट? तो आप इसे यूज तो हमेशा से करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं थी। तो ये बिल्कुल कन्वर्ट है ना, इसलिए तो सी टी कर्व बोला है उसे, सी फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड टी फॉर टाइम। डिस्टेंस से कन्वर्ट होता जाएगा, सी इंटू टी। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? डिस्टेंस ही तो आएगा। तो एक्चुअली में तो आप डिस्टेंस ही निकाल रहे हो, लेकिन सी टी कर्व बोल रहे हो उसे। तो इसलिए टाइम का एक पैरामीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक पैरामीटर टाइम को माना गया। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप लोग अगर हो मिले टाइम, तो गूगल पे सर्च करना द लास्ट लेटर ऑफ आइंस्टाइन टू हर डॉटर। उन्होंने अपने मरने से एक रात पहले, जबकि उनकी सडन डेथ हुई थी, तो भी उन्होंने बाकायदा हेडिंग डाल के लिखा था लास्ट लेटर टू माई डॉटर। तो पढ़ना वो लेटर क्या लिखा हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनकी सडन डेथ थी। अब सोचो उन्हें पता कैसे था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन उन्हें पता था मैं मरने वाला हूँ। वो भी आज रात को। क्या? इंट्यूशन नहीं था। फिजिक्स में, अच्छा केमिस्ट्री में आप लोग कई चीज़ें पढ़ते हो, एलिमेंट्स वगैरह। तो आपने बहुत एक नॉनसेंस लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी की, कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब एटम से बने हैं। पढ़िए कभी? आप जानते हो पूरे यूनिवर्स का ओनली 0.3% कंटेन दीज एटम्स। बाकी सब एंटी मैटर नहीं है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो ये तो सिर्फ 0.3% एग्जिस्ट करता है। हाँ, आपके अर्थ का 100% यही एग्जिस्ट करता है। आपके अर्थ पे ये चीज़ बोल सकते हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए, तो यूनिवर्स के केस में ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वार्क्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। क्वार्क्स, क्वार्क्स क्वांटम पार्टिकल नहीं सुना है कभी? चलो छोड़ो, मेरा टॉपिक पे आता हूँ मैं, वरना मैं रिलेटिविटी पे चल जाऊंगा फिर। बताऊंगा फिर, पहले पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिलेटिविटी बता दूंगा क्या होती है, कैसे रिलेट करते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये लिख लिया सबने, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला लिखो मैक्सिमम हाइट, इसे वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। वर्टिकल हाइट लिखना, मैक्सिमम हाइट मत लिखना, वर्टिकल हाइट ही लिखना। मैक्सिमम हाइट इसी में स्पेशल केस होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है।
इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, बहुत जोर से फेंका ऐसे करके, ठीक है, तो इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की होगी, तो मैंने वो बता दिया आपको, एच अचीव की है। बालक रुक जाओ थोड़ी देर, मैक्सिमम हाइट एच अचीव की है, यानी कि वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। उसके बाद क्या हुआ वाई डायरेक्शन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया, मतलब कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे था तो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रही होगी, हाईएस्ट या जीरो। मैक्सिमम हाइट पे जब भी कोई पार्टिकल जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद नेगेटिव होना शुरू होता है, यही होता है हमेशा उसके साथ। तो यानी कि जिस वक्त उसने एच अचीव किया होगा तो वी वाई कितना रहा होगा, जीरो। बाकी की दो कंडीशन पहले से नोन है, तो क्या आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एक बार लगाओ इसको। अरे वैल्यूज तो रखो। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। वी वाई कितना है, जीरो। यू वाई कितना है देख के बताओ, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ठीक है जी, और एस वाई की जगह एच। ठीक है, मुझे एच की वैल्यू पूछी गई थी, कितना आ गया सॉल्व करके, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब फटाफट रेंज भी निकाल ही देते हैं, रेंज भी निकलवा दूं, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेंज कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो मुझे टाइम पता है कितने टाइम तक वो फ्लाइट कर रहा था, हमने निकाल लिया था फर्स्ट केस में। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी पता है हमें, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी पता है। तो एक मिनट के लिए देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा क्योंकि सेम टाइम ऑफ फ्लाइट था, टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, जीरो। तो ये सारी कहानी खत्म, बचा क्या, एस एक्स की जगह आ गया आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह हम रख देंगे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, क्या थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी, लिख सकते हैं। जरा याद करके बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ और भी बोल सकते थे क्या, तो साइन 2 थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब आप लोगों को स्कूल में ये चीज़ बोली जाएगी कि रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला या फिर टाइम का फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूले हैं। मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, गलती से भी याद मत करना, ठीक है, मुझे भी याद नहीं अभी तक। ये फॉर्मूले जब भी लगाओगे क्वेश्चंस के आंसर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अप्लाई आपको करना पड़ेगा यही इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हमेशा अप्लाई आपको यही करना है, इसलिए गलती से भी इन फॉर्मूलेस को याद मत करना, ठीक है। कोई काम नहीं है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, लोग रट रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इन फॉर्मूलेस की। एक दो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे बच्चों वाले, तो वो तुम इससे ही कर सकते हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सिर्फ इनसे करवाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है।
कभी ज़रूरत ही नहीं है इसको पढ़ने की। बस ये डेरिवेशन ज़रूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में आएगा। इसको घर जाके एक बार वापस से ज़रूर करना। एक्सेलरेशन ax 0 है ना, देखो एक्स डायरेक्शन में, तो पूरा पार्टी 0 हो जाएगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा इज नोन एज कॉस 2 साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे ना मैथ्स में तो खुद ही याद हो जाएंगे, इतनी बार तो भी नहीं आए। ये तो इतना यूज करोगे कि अपने आप ही याद हो जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। वर्टिकल हाइट का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे कितना गया था, मतलब कि आप सिर्फ स्ट्रिक्ट एक दो कंडीशंस निकाल रहे हो कि यहाँ तक वाई डायरेक्शन में कितनी हाइट थी इसकी। मतलब अगर मैंने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तो वो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगी, ठीक है। अब एक दो चीज़ें छोटी छोटी और पूछ लेता हूँ आप लोगों से। हाइट की वैल्यू मान लेते हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंक सकते हो, सेम यू से फेंक सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपको अचीव करना है तो आपको कितने डिग्री एंगल पे फेंकना चाहिए? 90। अब जरा इसमें भी लगा के देख लो फॉर्मूले में। तो देखो साइन 90 यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। 1 कब आती है? 90 डिग्री पर। तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो आपके लिए क्या आएगी हाइट की वैल्यू? यू स्क्वायर पॉइंट 2g, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेम अगर मुझे रेंज मैक्सिमम अचीव करना है तो कितने डिग्री पे फेंकना चाहिए? 45 डिग्री पर। देखो क्यों, अगेन साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कब होती है? जब एंगल हो जाए 90, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब मैक्सिमम रेंज अगर मुझे अचीव करनी है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 45। और वैसे भी कॉमन सेंस है यार, 45 पे फेंकोगे ये नहीं पता तुम लोगों को? कभी दूर तक चीजें फेंकनी होती तो कैसे, ऐसे फेंकते ऊपर की तरफ? या 0 डिग्री पे फेंकोगे मतलब ऐसे फेंकोगे? तुरंत ग्रेविटी नीचे ले जाएगी उसे। तो 45 पे फेंकोगे, मैक्सिमम भेजना है आपको तो, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए 45 अगर लिखना चाहो तो लिख लो। और इस मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम हाइट इज अचीव बाय थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और रेंज 45 डिग्री। क्या छापो? आज मैं कोई काम नहीं दे रहा, बस आप लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। 3 से 4 बार ये डेरिवेशन करके आ जाना बस। तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना। बस मैं चाहता हूँ कि कंडीशंस तुम लोगों को याद हो जाए कि मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब वी वाई 0 होगा। अगर सिर्फ इतना सा याद रहेगा तो सारे डेरिवेशन तो कुछ किया ही नहीं अपन ने। पिछले चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वही तो किया है, कुछ नया किया कहाँ है? सर बस नीचे सफिक्स लगा दिए मैंने। हाँ बेटा बोलो। सर आप ये वीडियो को अपलोड करें। क्या? सर ये वीडियो को अपलोड करें। ये वीडियो बेटा मैं, ठीक ठीक ठीक, आज से कल तक हो जाएगा। ओके। क्लियर यहाँ तक? आगे पढ़ाऊँ क्या इसमें? रिलेटिविटी लास्ट लेटर, वो तो आप लोग पढ़ के आना, वो मैं नहीं बताऊँ। लास्ट लेटर नहीं बताऊंगा।